अयोध्या नगरी से थोनपुरी होते हुए मैं अब पहुंच चुका हूं कंचनपुरी। संपूर्ण विश्व में जो पर्यटन स्थल भारतीयों को सर्वाधिक प्रिय है उनमें एक प्रमुख नाम है थाईलैंड। और थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है कंचनपुरी, जहां पर मैं अभी हूं। लगभग 20 लाख भारतीय पर्यटक प्रतिवर्ष थाईलैंड आते हैं, लेकिन यहाँ कंचनपुरी में आपको शायद ही कोई भारतीय पर्यटक दिखेगा। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि इस स्थान का इतिहास हजारों भारतीयों से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर मुझे एक पिकअप टैक्सी मिल गई, जिसे स्थानीय भाषा में सोंगथेउ कहा जाता है। डेथ रेलवे की मेरी यात्रा आरंभ करने से पहले मैं शहर से कुछ दूर पहाड़ियों के निकट एक शांत से होटल में पहुंच चुका हूं। तो आज शाम को मैं करीब 4 बजे बैंकॉक के थोनपुरी से कंचनपुरी पहुंचा और यहाँ मैं आया हूँ। ट्रेन से आया था और यहाँ मैं आया हूँ सियाम बर्मा रेलवे या थाई बर्मा, या जिसे जो कि डेथ रेलवे के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर कई लोग मरे थे। सैकड़ों लोगों की जान गई थी उस रेलवे लाइन को बनाने में, जो कि ज़बरदस्ती उनसे श्रम लिया गया था, काम करवाया गया था। उनमें मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया से गए हुए तमिल हिंदू लोग थे और बाकी गोरे लोग थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, अमेरिकन वगैरह। और जब हम और ज़्यादातर लोगों ने उस फिल्म का नाम सुना होगा, द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। और भी कई फिल्में बनी हैं। तो जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ वो ब्रिज रिवर क्वाई पे वो ब्रिज सिर्फ गोरों ने बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसमें अधिकतर और गोरों ने बनवाया था या गोरे लोगों की जान गई थी, ऐसा कुछ है नहीं। उसमें 90% तमिल हिंदू लोगों की जान गई थी। तो वही देखेंगे कैसा है, क्या है वहाँ का नज़ारा। कल मिलते हैं। लगता है सुबह सुबह कॉफ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। Thank you. How much, sir? Yeah. 20? Yeah. Okay. कॉफ़ी मिल चुकी है और उन्होंने मुझे बांस को तोड़ के ये इसको तोड़ के मुझे कुछ दिया है खाने के लिए। देखते हैं क्या है। मैंने बोला भाई कुछ मांस वांस तो नहीं है। चावल का कुछ मीठा मीठा है। इट्स वेरी गुड। चलिए, अच्छा है, स्वागत में कॉफ़ी मिली और फ्री में यहाँ का कुछ मिष्ठान मिला चावल का। और अभी पूरे रेलवे स्टेशन से मैं हूँ, चाय वाले भैया हैं और ये अभी ये काउंटर पे आए हैं। तो सबसे पहले टिकट मैं ही लेता हूँ। हम टॉप पे। हाउ मेनी सर? हाउ मच सर? One ticket. One ticket. 100 baht. One. This is for to and fro. Come back, you pay there. Come back, I pay there. Yeah. I cannot buy now. By now.
रिजर्व।ประจำที่มาแล้วเด็กมา इस स्थान पर आकर ट्रेन की गति धीमी हो जाती है और आपको अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। ये पड़ाव यात्रा के सबसे आकर्षक भाग में से एक है, जहां एक और रेलवे लाइन पहाड़ से सटी हुई है तो दूसरी ओर नीचे नदी बहती हुई दृष्टिगोचर होती है। यह थाईलैंड में रेल से दिखने वाले सबसे आकर्षक दृश्यों में से एक है।ถ่ายเลยไม่ต้องรอไม่ต้องไปเขาจะถ่ายไหมไม่เขาจะถ่ายกันนะเขาก็ถ่ายเขาจะเร็วท่านเท่าไหร่
ผิดเขาชูนิ้วหน่อยพี่ชูนิ้วหน่อยชูนิ้วหน่อยโอเคโอเค तो ये है नाम टॉक, यहाँ पर आके ट्रेन रुकती है। और यहाँ से भी हम एक जगह जाएंगे, उसका नाम है हेल फायर पास। मतलब एक वो पहाड़ है जिसे तोड़कर काट कर लोगों ने रास्ता बनाया था। तो अभी मैं हूँ हेलफायर पास पे, अंदर नहीं गए अभी। यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शायद में मिल सकती है। उसके बाद अंदर से जाना पड़ेगा। हम 3 मिनट पहले पहुँच गए हैं और उसके बाद यहाँ 11:40 तक रुकेंगे, 9 बजे खुलेगा। उसके बाद 12:55 पे हमारी फिर से ट्रेन है। We have a main gallery and a small theater around 10-minute film. When you finish the upper floor, you can go downstairs. तो 2 भाग हैं। एक भाग में अगर जाना है तो पास ही है, किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है। और एक थोड़ा लंबी रूट पे अगर जाना है तो कुछ वॉकी टॉकी लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई सिग्नल वगैरह कुछ नहीं है। तो इन्हें डर है कहीं हम खो न जाएं, इसलिए पहले सूचित करके जाना पड़ेगा। तो अभी हम इधर से आ रहे हैं, ये ख्वाई रिवर, ख्वाई नॉय। अभी हम यहाँ पर हैं हेल्सफायर। तो यहाँ से बनते इधर जाती है यंगून, बर्मा की तरफ। Hundreds of things. They won't tell you the truth of mostly Tamil Indians and the poor Malayans and all that. If we had a bad time, they had a shocking thing. They had no organisation. They had no one to lead them, no one to help them, and they died in their tens of thousands. At this place, the work was amongst the hardest of the entire project. During what the Japanese termed the Speedo period, from April to August 1943, when the working day could stretch to 18 hours or more, it was the most brutal place, and its death toll can never be accurately known. When things were really hot towards the end there, when they were pushing that railway very hard, I think I used to start. As we go down, और ये वो जगह है, अभी यहाँ पर रेल लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पहले यहाँ पर रेल लाइन थी। और इस जगह को लोगों ने अपने हाथों से और बहुत ही मतलब मामूली टाइप के जो हथियार औजार होते हैं ना, उनसे खोद कर बनाया था, हथौड़ों से, छेनियों से। तो ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में
थाईलैंड की भूमिका एक तटस्थ देश की थी, निष्पक्ष। वो किसी की तरफ भी था नहीं, ना जर्मनी की तरफ था ना एलाइड फोर्सेस की तरफ था। लेकिन जब जापान ने थाईलैंड पर कब्जा किया तो फिर थाईलैंड के पास कोई उपाय नहीं बचा, तो उन्हें वही करना पड़ा, उन्हें सरेंडर करना पड़ा और आत्मसमर्पण करना पड़ा, और उन्हें वही करना पड़ा जो जापान कहता था। तो उस समय जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था और वो बर्मा से फिर भारत की ओर बढ़ना चाहते थे। लेकिन अगर उन्हें अपना माल सप्लाई करना है, अपनी युद्ध सामग्री या सैनिकों को वहाँ भेजना है बर्मा से होते हुए भारत की तरफ, तो उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक था ज़मीनी रास्ता और दूसरा था समुद्री रास्ता। तो समुद्री रास्ता होके आता था, जैसे कि मालय प्रायद्वीप से, मालय पेनिनसुला से होके, मालाका स्ट्रेट से होते हुए, नीचे से होके अंडमान सी होते हुए ऊपर जाएगा भारत की तरफ। और दूसरा रास्ता उनके पास ये था कि थाईलैंड तो उनके पास था ही, ये लैंड बॉर्डर है उनके पास, तो थाईलैंड और बर्मा के बीच में अगर एक रेल लाइन बना दी जाए तो फिर उनके लिए सब कुछ सुगम हो जाएगा। क्योंकि उस समय, अभी ये देखिए, ये पुरानी रेल लाइन के अवशेष हैं जो कि तोड़ दी गई थी बमबारी में। ये अमेरिका द्वारा जब एलाइड फोर्सेस के द्वारा जब बमबारी की गई थी तो यहाँ की रेल लाइन हट चुकी थी। तो हुआ ये कि भाई रंगून से बैंकॉक के बीच में एक रेल लाइन बना दी जाए तो क्या होगा, इनके लिए सब कुछ सुगम हो जाएगा, सामग्री भी सुविधाजनक और शीघ्र वहाँ तक पहुँच सकती है। और सबसे सरल तरीका और सबसे चीपेस्ट तरीका यही था उस समय, और कोई उपाय था नहीं उनके पास। तो उन्होंने एक रेलवे लाइन बनानी प्रारंभ की जो कि रंगून से शुरू होगी बर्मा, और इधर थाईलैंड बैंकॉक से शुरू होगी, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से बनी। एक इधर से बनना शुरू हुई, एक उधर से बनना शुरू की, बीच में मिलेगी। और ये पूरा सिलसिला चला कम से कम 1942-43 तक चला ये। और तो अब उनको चाहिए लेबर चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो कर्मचारी कहाँ से आएंगे? तो उस समय मलेशिया से और बर्मा से लेबर लाए गए। और मलेशिया में भी जो लोग थे, मलेशिया बर्मा से जो लोग लाए गए थे वो मुख्य रूप से तमिल लोग थे, और अधिकतर उनमें से मलेशिया में जो रबर प्लांटेशन में जो लोग काम करते थे उन्हें लाया गया था, और बर्मा के लोगों को लाया गया था। उनमें अधिकतर तमिल थे और तमिल हिंदू लोग थे। तो उनकी संख्या कुछ थी 2.5 लाख के आसपास। और जो दूसरे प्रिजनर ऑफ वार थे, युद्धबंदी थे, जो कि ऑस्ट्रेलियन और अन्य देशों के थे, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के थे, वो थे करीब 61,000 के आसपास थे, और उनसे ही यहाँ पर काम लिया जाता था। और हम जितनी फिल्में वगैरह देखते हैं तो उनमें हमें लगता है कि जो भी लोग दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, अरे भाई ये तो सारे गोरे लोग हैं। और यहाँ पे म्यूजियम में अगर आप देखो तो सिर्फ गोरों की ही महिमा मंडनी की भाई ये रास्ता उन्होंने ही बनाया है, बाकी तो कोई था ही नहीं यहाँ पे। लेकिन असली देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों की जान गई थी और सबसे ज़्यादा जो कठिन जो परिश्रम करते थे वो हमारे भारतीय लोग ही थे, जो तमिल लोग थे, इंडियन तमिल लोग जो थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था यहाँ पर। लेकिन उनका कोई कहीं पर कुछ है नहीं, कहीं पर भी ना आपको म्यूजियम में उनको कुछ दिखता है ना। हमारी गवर्नमेंट तो चलिए भूल ही जाइए, उनने कभी कोई प्रयास किया नहीं। और बाकी लोग भी क्यों ध्यान देंगे जब हमें खुद ही मतलब नहीं है, तो दूसरों को हमसे क्या पड़ी है। तो उनका कहीं पे कोई महिमा मंडन है नहीं कि उनका कोई योगदान है इसमें कि उन्होंने इतनी लोगों ने अपनी जान गंवाई, इतने मतलब कष्ट कर, दुख सहे, कष्ट से, रोगों से, पीड़ा से जान गंवाई, उसका कहीं पर भी कोई हमें मिलता नहीं। और जहाँ अगर हॉलीवुड फिल्में बना रहा है तो हॉलीवुड हमारे बारे में क्यों दिखाएगा? और भारत में तो फिल्में बनने से ही भारत की फिल्मों का तो एक अलग ही एजेंडा चलता है, हमारे इतिहास का एक अलग ही एजेंडा चलता है। तो उनमें कभी हमें तो अच्छा दिखाएंगे नहीं, या हमने जो दुख भोगे, कष्ट भोगे, वो तो दिखाते तो है नहीं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि 2.5 लाख लोगों में से कम 1 लाख लोग मरे, सिविलियंस। और उनमें से जो अधिकतर लोग मरे थे वो कहते हैं कि ये थे तमिल हिंदू लोग थे। और उन 1 लाख में से 60,000 तमिल हिंदू लोग थे, और बाकी जो 60,000 61,000 जो प्रिजनर ऑफ वार थे उनमें से बोल सकते हैं कि तो 12,000 के आसपास मरे थे। ऐसा कहते हैं कि जितने लोग गए कम से कम भी 50% लोग तो मर ही गए थे, जिंदा वापस नहीं आए। हेलफायर पास डेथ रेलवे का सबसे कुख्यात और दुर्गम भाग था। यह रेलवे लाइन पर चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़ा भाग था, जिसे पहाड़ों की ठोस चट्टानों को साधारण औजारों की सहायता से हाथों से काटकर बनाया गया था।
इस कटाव को पूरा करने के लिए श्रमिकों और युद्धबंदियों से प्रतिदिन लगभग 18 घंटे तक काम करवाया जाता था। इसे मात्र 6 सप्ताह में बनाया गया था, जिसमें कई लोग यातनाओं से मारे गए और कई अन्य बीमारी, भूखमरी और अत्यधिक श्रम के कारण मारे गए। रात के समय चट्टानों पर पड़ती मशालों और तेल के दियों का भयावह प्रकाश नरक जैसा दृश्य उत्पन्न करता था। इसी कारण इस स्थान को नाम मिला हेलफायर पास। जिन्होंने आके उनको श्रद्धांजलि दी। ये पहाड़ था, बीच में इन चट्टानों को बहुत ही साधारण हथियारों से, साधारण औजारों से काट काट कर, हथौड़े से काट काट कर हमारे लोगों ने ये रास्ता बनाया, फिर यहाँ पे रेल लाइन बिछाई। और अभी पिछले साल नवंबर 2024 में अरुमुगम कंदासामी नाम के एक महाशय थे, जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ मलेशिया में। वे तमिल हिंदू थे और वो शायद अंतिम लोग थे जो कि यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया था उनमें से बचे थे, और पिछले साल ही उनका देहांत हुआ है। तो उनके बारे में मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने हार्डशिप की, किस तरह से उन लोगों ने कितनी मेहनत और कष्ट सहे यहाँ पर। और वे चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वे जाने इन कहानियों को कि उनके पूर्वजों ने क्या क्या कष्ट सहे थे यहाँ पर। यहाँ पर भी रेल लाइन थी, वहाँ पर अवशेष हैं। और उनकी कहानी, और वे जब यहाँ काम करने आए थे तो उनकी उम्र केवल 15 वर्ष की थी, और वे मलेशिया के एक गांव से आए थे जिनको वहाँ से लेके आया गया था। और कई लोग आते थे, तो वे जब मलेशिया से जब निकले थे वहाँ से, तो उन्हें श्याम जाना था। और ऐसा माना जाता है कि लोगों को बोला जाता है कि कई लोगों को फोर्सफुली ले जाया जाता था, और कई लोगों को बोला जाता था कि आपको 3 गुनी हम तनख्वाह देंगे। तो लोग जाते थे, और जो भी वहाँ जाते थे, तो जब वे निकले, अरुमुगम ने बताया था अपनी कहानी में, जब वे वहाँ से निकले, मलेशिया से निकले उन लोग, मलेशिया से निकल के जब वो साइगोन पहुँचे, जिसे आज होचिमिन सिटी कहा जाता है वियतनाम में, तब वहाँ पे कुछ भारतीय लोगों ने मिले रेलवे स्टेशन पे, या कहीं पर शायद नहीं, जहाज़ पर मिले। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, कहीं पर मिले उन्हें। तो भारतीय लोग तो आपस में एक दूसरे को पहचान ही लेते, तो उन्होंने उन्हें पहचाना और कहा कि अरे वे कहाँ जा रहे हो? तो उससे बोला मैं श्याम जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि श्याम मत जाइए, क्योंकि श्याम जो भी जाता है वहाँ से वापस जीवित लौट कर नहीं आता। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो जाना है, क्योंकि उनके भाई पहले से वहाँ थे और मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। तो वे फिर वो जब वहाँ से निकल के गए, तो फिर साइगोन से वो चले और 12 दिन तक पैदल चले और सियाम पहुँचे। सियाम मतलब थाईलैंड पहुँचे। तो लेकिन उनके साथ, अरुमुगम जी के साथ एक विशेष बात ये थी कि वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। तो उन्होंने इस इतिमध्य उन्होंने जापानीज़ भाषा सीख ली। तो उसका एक लाभ ये हुआ कि उन्हें फिर ये जो काम थे ना, हाथ से करने वाले, मेहनत वाले, कष्ट वाले काम नहीं करने पड़े, और उन्हें ये एज ए इंटरप्रेटर, द्विभाषीय के रूप में रखा गया। तो वो यहाँ पर जो भी हमारे लेबर थे, तमिल लेबर थे, और जापानी लोगों के बीच में जो भी वार्तालाप होती थी उसका वो अनुवाद करते थे, और उन्हें कुछ इस एवज में, उससे इसके बदले में उन्हें बहुत सी
थोड़ा अच्छा खाना या अच्छी जगह भी मिल जाती थी रहने के लिए, और यही शायद एक कारण भी था कि वो बच भी गए थे। और लेकिन उनकी कहानी एकदम फिल्मी कहानी है, अगर आप देखें तो बड़ी फिल्मी कहानी है उनकी। और जितने भी हमारे यहाँ पर कर्मी लोग थे वो सब के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था। अगर मान लीजिए कोई कील ठोक रहा है, सही से काम नहीं कर रहा, तो उसी हथौड़े से उसे मारने लग जाएंगे। और डॉक्टर्स थे तो डॉक्टर्स के पास कुछ व्यवस्था नहीं थी, ना दवाइयाँ होती थी, ना कुछ ऑपरेशन करने के वो उपचार थे। और बोलते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसे इसे जिंदा ही दफना देते थे, सबको एक साथ पड़े रहते थे। किसी को कोलेरा हो जाता था, किसी को डिसेंट्री, किसी को सेप्टिक, किसी को क्या क्या बीमारियां हो जाती थी, और बेचारे वो सब ऐसे ही मर जाते थे। इसीलिए मतलब लगभग आधे लोग तो कभी जीवित वापस लौट ही नहीं पाए। और जो फिर भी जो गोरे लोग थे उनके लिए तो फिर भी एक व्यवस्था है, उनके लिए वार सिमेट्रीज है, उनके यहाँ पे उन्हें दफनाया गया। फिर दफनाने के बाद जो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है या बाहर वाली जो भी अमेरिका या इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने व्यवस्था की, उनके लिए स्मृति स्मारक वगैरह बनाए। लेकिन हमारे जो भारत के लोग थे इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक डेथ रेलवे इंटरेस्ट ग्रुप बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है DRIG, जिसके मिस्टर कोई चंद्रशेखर हैं, उन्होंने प्रयास किया था कि हम भी अपने लोगों ने, जो हमारे लोगों ने यहाँ बलिदान दिया, उसके लिए हम भी यहाँ पे कुछ एक स्मृति स्मारक बनाएं या कुछ किया जाए। तो उसमें जो भी थाईलैंड के जो भी हिंदू सभा है, थाईलैंड की हिंदू महासभा है, शायद मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है, थाईलैंड की में जो भी हिंदू लोग हैं या जो भी संगठन है, उन्होंने उसके लिए उनकी सहायता की है। और थाईलैंड के किसी एक बुद्धिस्ट मंदिर में, जहाँ पर एक जगह है जहाँ पर उनके लिए एक स्मृति स्मारक की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन बहुत अच्छा हो गया अब जब हम यहाँ आके देखते हैं तो हमें सब कुछ दिखता है कि किस तरह से दूसरे देशों के लोग अपने जिन लोगों ने वहाँ बलिदान दिए हैं उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लेकिन हमारे लिए स्मरण करना तो दूर और याद करना तो दूर, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे देश के 60,000 लोगों ने यूँ अपना जीवन खो दिया था किसी दूसरों के लिए गुलाम बनकर, और हमें उन बलिदानों का कुछ पता ही नहीं है। ऊपर चढ़ के थोड़ा नजारा ये देखिए, ये सब हाथ से बनाना, हाथ से ढोना, हाथ से सारी चीज़ों की फिटिंग करना, सब कोई आसान काम थोड़े रहा होगा। सोचिए यहाँ से होते हुए ये पूरी जो रेल लाइन यहाँ तक की थी ना, इसके बाद जो एलाइड फोर्सों ने इसे बमबारी करके समाप्त कर दिया। तो अभी जो भी रेल लाइन हम देख रहे हैं जो बची हुई है, वो सिर्फ थाईलैंड वाली बची हुई है, सियाम वाली बची हुई है। बाकी जो बर्मा तरफ की जो रेल है वो तोड़ दी गई, उधर कुछ है भी नहीं इस टाइप का। और शायद थाईलैंड के लोगों का भला हो कि उन्होंने इसे एक स्मृति स्मारक के रूप में या एक पर्यटन के रूप में विकसित किया है। तो कम से कम जो भी स्मृतियाँ इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं वो हम यहाँ के देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर हम चाहें तो जा सकते हैं, 5 किलोमीटर का और रास्ता है। लेकिन जैसे कि बोल रहे हैं कि आगे कोई भी ये है नहीं, सिग्नल नहीं है। तो अगर आप जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड लेना पड़ेगा। रिटर्न टू द एल्फा पास मोर देन, देखिए 12,500 मर गए थे 60,000 में से, और 90,000 जो रोमुशा, जो भी हमारे तमिल लोग जो गए थे ना, उन्हें रोमुशा कहते हैं। आशा करते हैं कि हमारी भारत सरकार की तरफ से भी कोई प्रयास हो यहाँ पर। और प्रयास अगर हुआ भी है तो मुझे पता नहीं,
मैं तो चाहता हूँ कि कुछ प्रयास हो और हमें भी कुछ हमारे देश की तरफ से भी यहाँ पे कुछ बनाया जाए। लेकिन हाँ, डेथ रेलवे इन्वेस्टमेंट डेथ रेलवे इंटरेस्ट ग्रुप के प्रयास चल रहे हैं और कुछ वर्षों पहले, शायद कई वर्ष हो गए हैं, इन लोगों ने प्रयास किया था और मलेशिया से तमिल हिंदू लोग आए थे, अच्छी संख्या में आए थे, जो भी रिश्तेदार थे, जो भी और इन लोगों के प्रयास चल रहे हैं और मलेशिया से तमिल हिंदू लोग आए थे, जो भी इनके संबंधी वगैरह हैं, और उन्होंने यहाँ पर जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपना जीवन बलिदान किया है, या जिनका अच्छी तरह से, जिसे एक बोलते हैं ना, नियम पूर्वक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनके लिए उन्होंने यहाँ प्रार्थना भी की है। शायद जिसे हम बोल सकते हैं कि जो अंतिम संस्कार से संबंधित जो कर्म होते हैं, या क्या बोलते हैं, जो भी अंतिम संस्कार से संबंधित कर्म होते हैं या श्राद्ध वगैरह होते हैं, पूजा प्रार्थनाएं होती है, वो तमिल हिंदू लोग आए थे मलेशिया से, उन लोगों ने यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करवाया था, ताकि जो भी हमारे मृत पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। तो क्रिस भी ऑस्ट्रेलिया से हैं मेरे साथ, क्रिकेट प्रेमी हैं, तो ये भी अपने बारे में बताएंगे कि यहाँ आके उन्हें कैसा लग रहा है। सो क्रिस, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस प्लेस? Oh yeah, very inspired. What inspired me the most to come here was the movie The Railway Man. It's a great story about reconciliation and yeah, learning to forgiveness, and yeah, because I suppose war's all doom and gloom. There's no real winners in war. Absolutely. But yeah, I had a friend whose uncle was here and he survived, so yeah, there's a little bit of a connection there here as well. So So that uncle is still alive? yeah, no, I don't think anymore, but he survived the war. Okay. So one of my best friends, yeah. So yeah, there's a bit of a connection as well, because there's a big Australian, because I'm from Australia, there's a big Australian connection to this place as well, and if to see that with all the Australian flags that were actually in Thailand. So Yeah. And plenty of Australians sacrificed their life here. plenty. Yeah, plenty of them. So Yep. you had any chance to meet that uncle when he was alive? No. So you have heard all the stories from your friend about him. Oh, I just told him that I was going to come here, and he said his uncle was So here. that was the main source of Yeah. inspiration for Oh, you. that and the movie The Railway Man, The because Railway I Man. think that's a great story. Yes. Yeah, about we've all got enemies, and the longer we have our enemies, the more that we're just gonna hold something rotten inside of us. So, Correct. yeah, forgiveness plays a big role in healing as well. Absolutely. Great. Yeah. Thanks, Chris, for sharing your feelings with us. तो यही है, सबकी कुछ ना कुछ यादें हैं। अगर आप इसके बारे में जब कहानी सुनते हो तो आपको एक बार मन करेगा कि हम देखें यार ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे। चलते हैं, अगर अवसर मिले तो आना चाहिए। To an island 5 hours north of Phuket, sort of in Ranong. I think they have
รียบร้อยแล้วนะคะ เ
at Kanchanburi. Yeah. What about you? Yeah, next one.